हमसाया मुल्क के तखरीबकारों को कहाँ तलाश किया जा सकता है कैप्टन मेहता? ये एक अजीब सा सवाल था। तिवाड़ी बड़ा सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर था। वो मुझसे ये क्यों पूछ रहा था? बात बिगड़ती दिखाई दे रही थी। मुझे अपने इर्द गिर्द दबाव सा महसूस होने लगा। मैंने कहा, सर, ये तखरीबकार जम्मू कश्मीर की वादी में सरहद पार करके आते हैं। हमें वहाँ सिक्योरिटी सख्त करनी चाहिए। और सर, क्या ये केस हमें रेफर किया गया है? तिवाड़ी का चेहरा पत्थर की तरह संजीदा हो गया। कहने लगा, मिस्टर मेहता, ये केस हमें रेफर नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान को रेफर होगा? तिवाड़ी की जबान से अचानक पाकिस्तान का नाम सुनकर मैं सर से पांव तक एक लम्हे के लिए सुन हो गया। फिर ख्याल आया कि आखिर मैं भी हिंदुस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर हूँ जो मुझे इस तरह अपने दाम में गिरफ्तार नहीं कर सकता। मेरे खिलाफ वहाँ किसी के पास कोई सबूत नहीं था। मैंने भी लहजा जरा सख्त करते हुए कहा, सर, क्या आप मुझ पर तंज करने की कोशिश कर रहे हैं? मैंने एक दफ्तरी ज़ाब्ते की बात की थी। तिवाड़ी ने फौरन अपना लहजा बदल लिया। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कुर्सी की पुश्त से टेक लगाते हुए बोला, कैप्टन मेहता, तुम तो बुरा मान गए। मेरा मतलब यह था कि तुम एक तजर्बाकार ऑफिसर हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए हमारा महकमा सेंट्रल खुफिया पुलिस का है। देश की साख को इतना जबरदस्त धचका लगा है तो लाजमी तौर पर इसकी इन्वेस्टिगेशन भी हमारा महकमा ही करेगा। मैंने इंतहाई जिम्मेदार अफसर के किरदार की अक्कासी करते हुए कहा, सर, ये केस मैं अपने हाथ में लेना चाहता हूँ। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अभी से इसकी तहकीकात शुरू कर दूं। तिवाड़ी ने ऐनक उतार कर टिश्यू पेपर से उसके शीशे साफ करते हुए इस बात में सर हिलाया। फिर बोला, हम इसका फैसला आज ही करेंगे कि ये केस किसको सौंपा जाएगा। बहरहाल तुम रत्ती झाला डैम की फाइलें मंगवा कर उसकी स्टडी करो। अब तुम जा सकते हो कैप्टन। मैंने नमस्ते कहा और कमरे से निकल आया। अपने कमरे में आया तो मेरी कनपट्टियां बज रही थीं। दिमाग बड़ी तेजी से एक ही ख्याल में चक्कर लगा रहा था। तिवाड़ी को शायद मुझ पर शक हो गया है। आनजहानी टंडन ने भी मुझ पर ऐसा ही शक किया था। जाहिर है कि उसने तिवाड़ी को मेरे बारे में अपने शुकूक जरूर बता दिए होंगे। आखिर तिवाड़ी भी उसका साथी था तो क्या इससे भी निपटना होगा? हाँ, ये भी बहुत जरूरी हो गया था, वगरना मैं अपने वतन की खातिर आगे कोई काम नहीं कर सकता था। ये शख्स न सिर्फ मेरा रास्ता रोकने वाला था बल्कि इसकी बातों से मुझे ये भी शक पड़ा कि ये शायद मेरी निगरानी शुरू करवा रहा है। जहरीले शिकार मेरे पास मौजूद थे। मैं इनकी मदद से तिवाड़ी को भी अपने रास्ते से हटा सकता था। सारा दिन मेरे दिल में अजीब सी खुदबुद सी लगी रही। मुझे अपने इर्द गिर्द एक जाल सा फैला हुआ महसूस होने लगा। दफ्तर में मैं 4:30 बजे तक रहा। उसके बाद तिवाड़ी ने मुझे अपने कमरे में न बुलवाया। मैं दफ्तर से निकला तो मेरा जहन परेशान था। महज तफरीह की खातिर मैंने गाड़ी का रुख कुतुब साहब की तरफ मोड़ दिया। शाम तक वहाँ पार्क में फिरता रहा। वहाँ एक जगह चाय पी। जब शाम का अंधेरा फैलने लगा तो मैं चांदनी चौक में आ गया। सामने सिनेमा हाउस के बाहर अमिताभ बच्चन की नई फिल्म का बोर्ड लगा हुआ था। गाड़ी एक तरफ पार्क करके गैलरी का टिकट खरीदा और सिनेमा हॉल में जाकर बैठ गया। मेरी आंखें पर्दाए सीमी पर लगी हुई थी, लेकिन जहन में एक ही ख्याल बार बार आ रहा था कि तिवाड़ी से कहाँ निपटा जा सकता है। वो सिगरेट पीता है, उसे सिगार पेश करने पड़ेंगे। ये सिगार उसे किसी ऐसी जगह पेश करने चाहिए जहां बाद में उसकी लाश कम से कम 1 आध घंटे तक अकेली पड़ी रहे, ताकि मैं जाए वारदात से काफी दूर जा सकूं। मैं सिनेमा हॉल में बैठा यही कुछ सोच रहा था और हालात किस कदर संगीन सूरत इख्तियार कर चुके हैं ये मुझे इल्म ही नहीं था। इंटरवल हो गया। इंटरवल के दौरान भी मैं सिनेमा हॉल में बैठा रहा। ये मेरी इंतहाई खुशकिस्मती थी कि मैं इंटरवल में उठकर वापस अपने मोती नगर वाले मकान पर नहीं आ गया था। तकदीर भी क्या चीज़ है। कभी ऐसा भी होता है कि तकदीर इंसान को इधर उधर से घेर घार कर मौत के सामने ला खड़ा करती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि किस्मत इंसान को ऐसे तरीकों से मौत के मुंह से बचाती है कि आदमी हक्का बक्का होकर रह जाता है। इंटरवल के बाद फिल्म शुरू हो गई। मैं फिर अपने मंसूबों की दुनिया में खो गया। बीच बीच में 1 आध मिनट के लिए फिल्म पर तवज्जो दे देता और फिर अपने ख्यालात में खो जाता। 9:30 बजे फिल्म खत्म हुई तो मैं गाड़ी निकाल कर अपने मकान की तरफ रवाना हो गया। अक्टूबर की खुनक रात में दिल्ली की सड़कें रोशनियों से जगमगा रही थी। बड़े पुल से उतरकर अपने मोती नगर वाले मकान की तरफ गाड़ी मोड़ने ही वाला था कि तकदीर ने मुझे एक रेस्तोरां की तरफ मोड़ दिया। दिल में ख्याल आया कि खाना किसी रेस्तोरां में खाना चाहिए। नौकरानी ने वही दाल पकाई होगी। तकदीर मेरी हिफाजत कर रही थी। रेस्तोरां में बैठकर मैंने खाना खाया, फिर कॉफी मंगवा ली। अचानक मुझे सुजाता का ख्याल आ गया। सोचा क्यों ना फोन करके उससे 2-4 बातें की जाएं। मैंने नंबर मिलाया। दूसरी तरफ घंटी बजी। किसी ने रिसीवर उठाया। मैंने कहा, हेलो सुजाता। दूसरी तरफ से सुजाता की आवाज आई, सॉरी रॉन्ग नंबर। मैंने जल्दी से कहा, सुजाता, मैं किशन कैप्टन मेहता बोल रहा हूँ। सुजाता ने झुंझला कर मेरी बात काटते हुए कहा, कहचो दिया रॉन्ग नंबर। दूसरी तरफ से फोन का सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया। मैं बड़ा हैरान हुआ कि सुजाता को आज क्या हो गया है।
अचानक मुझे याद आ गया कि सुजाता ने मुझे एक बार हिदायत की थी कि अगर तुम घर पर कभी फोन करो और घर पर किसी किस्म के रिश्तेदार या मेहमान बैठे हों और मैं तुमसे उनके सामने राज न्याज की बातें न कर सकूं तो मैं तुम्हें झुंझला कर सॉरी रॉन्ग नंबर कहूंगी। फिर तुम मुझे 2 मिनट बाद कमला के घर फोन कर दिया करना। कमला का मकान सुजाता के मकान के साथ ही था। सुजाता ने मुझे कमला का फोन नंबर भी लिखवा दिया था। 1-2 बार ऐसा हो भी चुका था और मैंने कमला के फोन पर सुजाता से बात भी की थी। मैं समझ गया कि सुजाता के यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं जिनके सामने वो मुझसे खुलकर बात नहीं कर सकती। मैंने जल्दी से अपनी नोटबुक निकाल कर देखी। उसमें कमला के मकान का टेलीफोन नंबर मौजूद था। अब मुझे 2-3 मिनट तक इंतजार करना था ताकि सुजाता अपने मकान से निकलकर कमला के मकान पर पहुंच जाए। मैं सिगरेट सुलगा कर काउंटर के पास खड़ा रहा। जानबूझकर मैंने पूरे 5 मिनट के बाद कमला के घर फोन किया तो सुजाता ने फोन उठाया। मैंने हंसकर पूछा, कौन मेहमान आ गए आज तुम्हारे यहाँ सुजाता, कि जिनके सामने तुम मुझसे बात नहीं कर सकती। सुजाता की आवाज कुछ परेशान सी थी। वो धीमी आवाज में बोली, किशन अपनी कोठी अभी मत जाना, किसी दूसरे शहर चले जाओ। कोठी में पुलिस आई हुई है, वो तुम्हारे बारे में पूछगिछ कर रही है। यक बार की तो मेरा दिल जैसे डूब सा गया, लेकिन मैंने जल्द ही संभल कर कहा, ऐसी कौन सी बात है सुजाता, पुलिस को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। सुजाता की आवाज आई, प्लीज किशन, मिस्टर तिवाड़ी और आईजी पुलिस भी हमारी कोठी पर मौजूद हैं। तुम किसी दूसरे शहर चले जाओ। वो जो कुछ कह रहे हैं मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम ऐसे नहीं हो सकते। प्लीज तुम किसी दूसरे शहर चले जाओ, अपने मकान पर मत जाना। मैं बड़ी मुश्किल से कमला के घर तक आई हूँ। और सुजाता ने फोन बंद कर दिया। अचानक सारा दिल्ली शहर मुझे अपना दुश्मन लगा। हर आदमी मुझे अपनी तरफ से मशकूक निगाहों से घूरता हुआ मालूम हुआ। मैं इस बात का एतराफ करता हूँ कि मेरे होंठ उस वक्त खुश्क हो गए थे, जहन सनसना रहा था। ये कैफियत चंद सेकंड तक जारी रही। मैं सिगरेट का कश लगाना भी भूल गया था। काउंटर से हटकर अपनी टेबल पर गया तो सिगरेट एशट्रे में मसल डाला। बज़ाहिर बड़ी बेनियाजी के साथ रेस्तरां के माहौल का जायजा लिया। जिस बात का मुझे कल से खदशा और धड़का लगा हुआ था, आखिर वो सच निकली। उन्होंने मेरे घर पर छापा मारा होगा। मैं वहां नहीं मिला तो वो सुजाता के घर आ गए। उन्होंने सुजाता के घर की नाकाबंदी कर रखी होगी। अब ख्याल आया कि अगर मैं सिनेमा हाउस से निकलकर सीधा सुजाता के मकान की तरफ चला जाता तो इस वक्त मुझे पुलिस गिरफ्तार कर चुकी होती। मैंने बिल अदा किया और गाड़ी लेकर दिल्ली की सड़कों पर निकल खड़ा हुआ। रात के 11 बज रहे थे। मैं कनॉट प्लेस के पहलू से होता हुआ कुतुब रोड पर आ गया। मेरे पास दिल्ली में मुकीम अपने एक खास एजेंट का खुफिया टेलीफोन नंबर था। ये नंबर मुझे इसलिए दिया गया था कि अगर कभी हालात संगीन शक्ल इख्तियार कर जाएं तो मैं मदद के लिए उसे फोन करूं। कुतुब रोड पर एक जगह मुझे पार्क के करीब केमिस्ट की दुकान नजर आई जो खुली थी। मैंने गाड़ी एक तरफ खड़ी की और दुकान में जाकर काउंटर पर खड़े दुकानदार से कहा कि मुझे एक जरूरी फोन करना है। उसने फोन मेरे आगे कर दिया। मैंने अपना मुंह रिसीवर की तरफ कर लिया और रिसीवर उल्टा करके खुफिया नंबर मिलाया। मैं ये फोन पहली बार कर रहा था। मेरा हलक तनाव की वजह से खुश्क हो रहा था। मैंने हेलो कहकर अपना कोड नंबर बताया तो दूसरी तरफ से किसी आदमी की भारी आवाज आई, तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? फौरन गायब हो जाओ, दोबारा फोन न करना। फोन बंद कर दिया गया। मैंने रिसीवर खामोशी से रख दिया। दुकानदार को 2 रुपए दिए, गाड़ी में बैठा और शहर की मशरकी समत रवाना हो गया। मेरी मंजिल खलील का घर था। इस सारे शहर में मुझे खलील रिक्शा ड्राइवर का घर ही एक जाय पनाह नजर आ रहा था। मेरा राज तश्तज़बाम हो चुका था। सारे शहर की पुलिस को चौकस कर दिया गया होगा। मेरी तलाश में जगह जगह छापे मारे जा रहे होंगे। मैं दिल में सुजाता का भी शुक्रगुजार था कि उसने मुझे अपने घर आने से रोक दिया था, वरना मैं इस वक्त दिल्ली किले के तंगो तारीख तहखाने में बंद होता और मुझ पर तरह तरह का तशद्दुद किया जा रहा होता। मेरे पास सिवाय उन कपड़ों के जो मैंने पहन रखे थे और कोई लिबास नहीं था। जेब में 300-400 रुपए थे। दफ्तर का ID कार्ड था। गाड़ी के डैशबोर्ड में कैप्टन मेहता के नाम के कागजात पड़े थे। मैं इस गाड़ी से भी जल्द पीछा छुड़ाना चाहता था। रेलवे स्टेशन, लारी अड्डे, जहाँ एयरपोर्ट पर जाना अपनी मौत को आवाज देने के बराबर था। पुलिस ने इन तमाम जगहों की लाजमी तौर पर नाकाबंदी कर रखी होगी। मुझे दूर से तिमारपुर की बस्ती की रोशनियां दिखाई देने लगी। मैंने लखनऊ रोड के नाके पर जाकर गाड़ी को दरियाए जमुना के बंद वाली सड़क पर डाल दिया। काफी आगे जाकर मैंने गाड़ी अंधेरे में एक जगह खड़ी की और बाहर निकलकर सर झुकाए खलील के कोने वाले क्वार्टर की तरफ चल पड़ा। सहम की बत्ती जल रही थी। गली खाली पड़ी थी। मैंने दस्तक दी तो अंदर से किसी की आवाज आई, कौन है भाई? मैंने कोई जवाब न दिया। मुझे खुशी हुई। ये आवाज खलील की थी। मैं दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। दरवाजा खुला। खलील ने झांक कर बाहर देखा। कौन है जहां इस वक्त? मैं रोशनी में आ गया तो खलील मुझे देखता रह गया। फिर उसने गली में दाएं बाएं निगाह दौड़ाई और मुझे इशारे से अंदर बुलाया। खैरियत तो है ना? उसने गर्म चादर मुंह सर पर ओढ़ रखी थी और मुझे साथ लेकर गली से निकला और वीरान तालाब के किनारे अपने गैराज में ले आया।
आसपास अंधेरा छाया हुआ था। मैंने उसे अपनी गाड़ी के बारे में बताया तो कहने लगा, मैं इसे बिल्कुल तोड़ फोड़ दूंगा, तुम फिक्र न करो, सुबह तक वो पहचानी नहीं जाएगी। तुम यहाँ आराम से बैठो, अंदर से कुंडी लगा लेना, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। मैंने मुसलमान कैप्टन शाहजी के बारे में पूछा। वो कहने लगा, उनका तबादला बंबई हो गया है, वो दिल्ली में नहीं है, मैं सुबह सुबह आऊंगा। खलील बाहर निकल गया और मैंने अंदर से कुंडी लगा ली। चारपाई पर लेटकर मैं जाने क्या क्या सोचता रहा और कैसे कैसे मंसूबे बनाता रहा। इसी आलम में किसी वक्त नींद आ गई और जब आंख खुली तो गैराज के बंद दरवाजों में से सुबह का फीका फीका उजाला अंदर आ रहा था। फिर ताला खुला और खलील अंदर आ गया। वो मेरे लिए नाश्ता लाया था। अब मैंने उसे सारी बात बताई कि मेरा राज फाश हो चुका है। अब तुम मुझे बताओ कि मैं किस तरफ रूपोश हो जाऊं जहां मैं ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन ही रह सकता हूं। खलील नाश्ते का डिब्बा मेरे सामने खोल कर बोला, शाहजी यहाँ होते तो तुम्हें कोई मशवरा दे सकते थे, मुझे इन बातों का ज्यादा तजुर्बा नहीं है। वैसे अगर तुम पसंद करो तो यहाँ 1 हफ्ते तक तो रह सकते हो। वो मैं इसलिए भी यहाँ रहना चाहूंगा कि मेरी दाढ़ी बढ़ जाए। मैं दाढ़ी छोड़ रहा हूँ ताकि हुलिया किसी हद तक बदल जाए। तुम आज का अखबार नहीं लाए? खलील बोला, अखबार अभी कहीं नजर नहीं आया था, मैं थोड़ी देर में तुम्हें ला दूंगा। अच्छा अब मैं जाता हूँ, थोड़ी देर के बाद आऊंगा। खलील चला गया और बर्तन भी साथ ले गया। जब वो दोबारा आया तो दिन काफी निकल आया था। मैंने जल्दी से अखबार लेकर खोला। दूसरे ही सफ़े पर मेरी तस्वीर के साथ एक 2 कालमी खबर छपी हुई थी। लोगों को खबरदार किया गया था कि कैप्टन मेहता नाम का एक पाकिस्तानी जासूस, जो असल में मुसलमान है, भारतीय हुकूमत के कीमती राज लेकर फरार हो गया है। जिस किसी को जहां कहीं नजर आए उसे पकड़कर करीबी थाने पहुंचा दे। अगर किसी को उसके बारे में कुछ मालूम हो जाए तो वो मुंदरजा झेल टेलीफोन नंबरों पर इतला करे। उसे 10,000 रुपए बतौर इनाम दिए जाएंगे। मेरी तस्वीर बड़ी नुमाया छपी थी। इस हालत में अगर मैं बाहर निकलता तो किसी भी जगह पकड़ा जा सकता था। मैंने अखबार तह करके खलील को दिया। अब तो मुझे अपना हुलिया बदलने की सख्त जरूरत थी। खलील कुछ सोच कर बोला, तुम दाढ़ी बढ़ा लो, सर मुंडवा लो और खद्दर का कुर्ता पाजामा पहन लो तो तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। दाढ़ी बढ़ते हुए तो 1 महीना लग जाएगा। मैं 1 महीना यहाँ रहकर तुम्हारे लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता। खलील बोला, तुम मेरी परवाह न करो, लेकिन इस गैराज में ज्यादा देर रहना वैसे भी खतरे को दावत देने के बराबर था। मेरे जहन में एक तरकीब आ गई। मैंने खलील से कहा, खलील भाई मुझे जोगियों वाला लिबास ला दो। मेरा मतलब है गेरुए रंग की 2 चादरें, गिलास में डालने के लिए कुछ मालाएं, एक चप्पल और ऊपर ओढ़ने के लिए एक काला कंबल। खलील ने कहा, ये चीजें तो मैं किसी न किसी तरह पैदा कर दूंगा, मगर तुम जाओगे कहाँ? मैंने कहा, हिंदुस्तान काफी बड़ा मुल्क है, मेरे लिए ज्यादा खतरा शुमाल की तरफ है। मैं जनूबी हिंद की तरफ निकल जाऊंगा। कुछ अरसा किसी गुफा या जंगल के गुमनाम मंदिर में रूपोश हो जाऊंगा। उसके बाद सोचूंगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। खलील ने शाने झटके, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने उसे कहा कि वो किसी तरीके से मेरे मकान की तरफ जाए और देखे कि वहाँ कैसी सूरत हाल है। उसने जाने का वादा किया और गैराज को बाहर से ताला लगाकर चला गया। दोपहर को मेरे लिए नान कबाब लेकर वापस आया तो कहने लगा, तुम्हारे मकान पर पुलिस की पूरी गार्ड बैठी हुई है। थानेदार ने वायरलेस सेट खोल रखा था और किसी से अंग्रेजी में बातें कर रहा था। मैं रक्षा सड़क पर खड़ा करके उधर से गुजरा था। मुझे कोई हैरत नहीं हुई, पुलिस को ऐसा ही करना चाहिए था। मैंने खलील से कहा कि वो जिस तरह से हो सके मेरे लिए जोगियों वाला लिबास ले आए। दूसरे दिन वो आया तो एक गठरी उसके साथ थी। इस गठरी में वो सब कुछ मौजूद था जिसकी मुझे जोगियों वाला हुलिया बदलने के लिए जरूरत थी। वो दिन भी मैंने गैराज में ही गुजार दिया और अगले प्रोग्राम के बारे में सोचता रहा। जनूबी हिंद का इलाका मेरे लिए अजनबी नहीं था। मैं उसके चप्पे चप्पे से वाकिफ था। सवाल ये पैदा होता था कि मैंने किस तरफ जाऊं कि पुलिस और खास तौर पर खुफिया पुलिस की नजरों से महफूज रहूं। हिंदुस्तान में जोगी साधु जगह जगह फिरते मिल जाएंगे, लेकिन मंदिरों के इलाके में जब कोई नया जोगी या साधु जाता है तो लोग एक नजर उसे जरूर देखते हैं। काफी सोच विचार के बाद आखिर फैसला किया कि मुझे जनूबी हिंद में रामेश्वरम के कदीम मंदिरों की तरफ जाना चाहिए। मैं तमिल जबान बोल लेता था और उनके शास्त्रों और वेदों पर भी उबूर था। अब मसला दिल्ली से निकलने का था। पुलिस शहर से बाहर जाती गाड़ियों की जरूर चेकिंग कर रही होगी, इसलिए बजरिया सड़क दिल्ली से बाहर निकलना ज्यादा खतरनाक बात थी। ट्रेन का मामला ये था कि अगर एक बार मैं उसमें सवार हो जाता तो फिर कम से कम किसी दूसरे बड़े स्टेशन तक महफूज हो जाता। दूसरे रोज खलील ने मुझे आकर बताया कि तमिलनाडु पैसेंजर ट्रेन दिल्ली से रात के 2 बजे चलती है। ये गाड़ी मेरे लिए मौजू थी। मैंने उसी पर सफर करने का फैसला कर लिया। हिंदुस्तान में साधु और जोगी लोग ट्रेन में सफर करते हुए टिकट नहीं खरीदते, लेकिन मैंने खलील को पैसे देकर कहा कि वो मेरे लिए दिल्ली से मद्रास तक का 3rd क्लास का एक टिकट ले आए। मैंने खलील की मदद से अपने सर के सारे बाल मूंद डाले, दाढ़ी भी मूंद डाली और जोगियों वाले कपड़े पहन लिए थे।
माथे पर केसर का तिलक लगाया और गले में मनकों की मालाएं डाली। रात के 1 बजे तक मैं खलील भाई के गैराज में ही रहा। उसके बाद अल्लाह का नाम लेकर जोगी के भेस में वहां से निकल पड़ा। दरियाए जमुना बंदर रोड के पास खलील ने रक्षा खड़ा कर रखा था। रक्षा स्टार्ट हुआ और हम रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। खलील ने रेलवे यार्ड की जनूबी दीवार के पास रक्षा रोक दिया। मैंने नीचे उतरकर उसे गले लगाकर उसका शुक्रिया अदा किया और खामोशी से दीवार के टूटे हुए शिगाफ में से होकर रेलवे यार्ड में आ गया। सामने स्टेशन के प्लेटफॉर्मों की बत्तियां जगमगा रही थी। चलते चलते मैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचा तो एक कुली से मालूम किया कि मद्रास जाने वाली तमिलनाडु पैसेंजर ट्रेन कहाँ मिलेगी। उसने बताया कि वो प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर खड़ी है। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आ गया।